लास्ट क्लास में हम हाइब्रिडाइजेशन की बात कर रहे थे। तो तुम्हें स्टैटिक नंबर का फॉर्मूला भी बताया था मैंने, और उसके अकॉर्डिंग जैसे अगर ये XeO3 होता, क्या हाइब्रिडाइजेशन होता है इसका, लगा के देखो रूलर। सेंट्रल एटम xenon 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मोनोवैलेंट एटम 0, क्या आ रहा है स्टैटिक नंबर 4। सराउंडिंग एटम्स कितने हैं 3, देयर मस्ट बी वन लोन पेयर। अब 4 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3, और एक लोन पेयर का मतलब पिरामिडल, और ऑक्सीजन जो कि डबल बॉन्ड बनाता है तो इसके 3 डबल बॉन्ड बना दिए। तो शेप और हाइब्रिडाइजेशन, सेंटर पर कितने लोन पेयर, सब कुछ बता सकते हैं। हाँ जी, जरा बताएं इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है। 5 आ रहा है सम, xenon 8, monovalent atom 2, it is 5। सराउंडिंग एटम कितने हैं, 2 ऑक्सीजन है 2 फ्लोरीन है, सराउंडिंग एटम्स कितने हैं 4, तो एक लोन पेयर हुआ। अब 5 ज्योमेट्री में अगर एक लोन पेयर हो तुम उसको ट्राइंगल पे प्लेस करते हो, और बाकी के बॉन्ड्स हम बनाएंगे। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को एक्सियल पोजीशन पे लगाते हैं, तो फ्लोरीन यहाँ आ जाएगा और ऑक्सीजन यहाँ आ जाएगा, और ये शेप क्या होगी, सीसॉ शेप। सो हाइब्रिडाइजेशन का पता लगाना, लोन पेयर का पता लगाना, ज्योमेट्री का कैसा पता चल जाता है यहाँ से। बताइए सेंटर के पास कितने लोन पेयर हैं, चेक करो पहले। सेंट्रल एटम प्लस मोनोवेलेंट एटम, 6 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ, 6 का मतलब sp3d2 जिसमें 6 ऑर्बिटल हो, और सराउंडिंग एटम 5 है, 4 फ्लोरीन और 1 ऑक्सीजन। स्टेरिक नंबर 6, सराउंडिंग एटम 5, देयर मस्ट बी वन लोन पेयर। तो इन तीनों के अंदर एक लोन पेयर है सेंटर पर स्टेरिक नंबर 6 में ज्योमेट्री क्या आती है, स्क्वायर प्लेनर बाई पिरामिडल, लेकिन यहाँ पर बाई पिरामिडल की जगह पिरामिडल ही रह जाएगा, बिकॉज वन लोन पेयर। और इसकी तो सारी लोकेशन एक जैसी है, कहीं भी लगा दो लोन पेयर और कहीं भी ऑक्सीजन, स्क्वायर पिरामिडल। जिनॉन के कंपाउंड्स तुम्हारे कोर्स में है, इनके स्ट्रक्चर जितने भी जिनॉन के कंपाउंड्स हैं, और अगर प्रीवियस पेपर देखो तो फ्रीक्वेंटली पूछे गए हैं इस पे क्वेश्चन। आगे आगे सुनिए। अब अगर ये होता XeOF2, तो सेंटर का लोन पेयर कितने होते हैं, 8 + 2/2, टोटल इज 5। 5 का मतलब sp3d हाइब्रिडाइजेशन, सराउंडिंग एटम्स है 3, तो 5 में से 3 तो सराउंडिंग एटम है, तो 2 लोन पेयर हुए। समझ में आ रहा है ना, बहुत जल्दी लोन पेयर निकाल के बता सकते हैं। और 5 में ज्योमेट्री ट्राइंगुलर बाइपिरामिडल होती है, और लोन पेयर ऑलवेज प्लेस्ड एट कॉर्नर ऑफ ट्राइंगल। ये टी शेप हो गया, इसको टी शेप कहते हैं, इस तरह से।
ये सारे +1 में जो हमने कंपाउंड्स के हाइब्रिडाइजेशन किए थे उसी पर बेस्ड है। एक मिनट मुझे बताओ, ये चेक करना आ रहा है कि नहीं आ रहा? XeF6 8 + 6/2 7। सराउंडिंग एटम्स कितने हैं? 6, तो एक लोन पेयर। 7 में ज्योमेट्री क्या होती है? पेंटागोनल बाइपिरामिडल। बट एक लोन पेयर है पेंटागन के कॉर्नर पर, बाकी की लोकेशन पर बॉन्ड्स। और यहाँ पर जो ज्योमेट्री है वो डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल होगी। लोन पेयर का अरेंजमेंट पेंटागोनल बाइपिरामिडल है, बट शेप ऑफ द मॉलिक्यूल जो बॉन्ड्स पे डिपेंड करती है वो क्या है? डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। तुम देखो ये स्क्वायर डिस्टॉर्टेड सा बना हुआ है ना, तो इट इज डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। ICl4 negative, lone pair on central atom. Iodine 7 electron, surrounding atom 4, charge -1. क्या हो गया? 6। 6 का मतलब sp3d2, सराउंडिंग एटम है 4, टाइप नंबर है 6, तो लोन पेयर कितने हो गए? 2। और तुम्हें पता है लोन पेयर को हमें ऑपोजिट लगाना है, 90 डिग्री पर लोन पेयर को हम प्लेस नहीं कर सकते, तो ये स्क्वायर प्लेनर होगा। तो जो सिंपल कंपाउंड्स हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नहीं है, उनमें तो बस ये रूल लगा के और हम बता सकते थे कि सेंटर के पास कितने लोन पेयर हैं और क्या इसकी ज्योमेट्री होने वाली है। अब अगर मान लो स्टेरिक नंबर ऑड नंबर में आ रहा है, हाँ बोलो, यही कितने लोन पेयर है सेंटर पर, ज्योमेट्री क्या है, हाइब्रिडाइजेशन क्या है? अगर ये ऑड इलेक्ट्रॉन है, मॉलिक्यूल है, मान लो NO2 है, अब स्टेरिक नंबर निकाल के देखो क्या आ रहा है? 2.5। तो इसमें एक हायर वाला ले लेते हैं और हाइब्रिडाइजेशन क्या बता देते हैं? sp2। और ये ऑड इलेक्ट्रॉन हमने सेंटर पर लगा दिया, तो ये पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल हो गया। बट हाइब्रिडाइजेशन sp2 और बेंड है ये मॉलिक्यूल, एंगुलर। अगर ये NO2 नेगेटिव होता फिर भी स्टेरिक नंबर 3 आता। सराउंडिंग एटम्स आर 2। अब यहां हमने एक ऑड इलेक्ट्रॉन क्यों लगाया? तुम्हें पता है लुईस थ्योरी कहती है कि स्ट्रक्चर में सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिखाए जाने चाहिए। तो नाइट्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 5, ऑक्सीजन के पास है 6, तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो हमें शो करने हैं वो कितने हैं? 17। और ये यहाँ शो हो रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और बचा हुआ एक और नाइट्रोजन पर। ऑक्टेट के अकॉर्डिंग नहीं है ये मॉलिक्यूल, क्योंकि नाइट्रोजन के पास टोटल 7 इलेक्ट्रॉन है।
ठीक है, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आते हैं, उसमें 18 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो जो सेंटर नाइट्रोजन है उस पे भी ये पूरा लोन पेयर आ गया। अब ये ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग हो गया। तो एक्चुअली इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन जब हम करते हैं, हम लुईस थ्योरी भी लगाते हैं, पर खाली लोन पेयर चेक करना हो तो इस तरह से बता सकते हैं। अगर ये जैसे ऑड आ रहा है ना, इसका मतलब एक ऑड इलेक्ट्रॉन जरूर प्रेजेंट होगा, तो NO में एक ऑड इलेक्ट्रॉन होगा NO2 में। अगर ये NO2 पॉजिटिव होता तो क्या होता, इसका स्टेरिक नंबर ही चेंज हो जाता। स्टेरिक नंबर 2 मतलब अब ये sp हाइब्रिडाइज होगा। और ये फेवरेट एग्जामिनर का, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल। अब सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल तो NO2 पॉजिटिव का होने वाला 180 डिग्री। व्हाट अबाउट रेस्ट, ये NO2 नेगेटिव है, ये NO2 है, इन दोनों में से किसका एंगल ज्यादा होगा, ऑड इलेक्ट्रॉन वाले का, क्योंकि सेंटर पर जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन उतने बॉन्ड प्रेस हो जाते हैं। इसमें सेंटर के पास एक इलेक्ट्रॉन है, या सेंटर के पास दो इलेक्ट्रॉन है, तो ये ऑड इलेक्ट्रॉन वाले का बॉन्ड एंगल इस नेगेटिव वाले से ज्यादा होने वाला है, क्योंकि NO2 नेगेटिव में सेंटर के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, और इसीलिए दोनों बॉन्ड प्रेस हो जाएंगे। हाँ जी, ये समझ में आया है या नहीं एग्जाम्पल। तो ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल हम बता सकते हैं। इस केस में जो पहली स्ट्रक्चर है, NO2 वाली, ये वाली, इसको हम दो डबल बॉन्ड बना ही नहीं सकते थे, कि दो डबल बॉन्ड बनाते तो सेंटर के पास, सॉरी, जो ऑड इलेक्ट्रॉन आता 9 इलेक्ट्रॉन हो जाते नाइट्रोजन के, वो नाइट्रोजन सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, अपना ऑक्टेट एक्सपेंशन नहीं कर सकता, तो ये स्ट्रक्चर फर्स्ट वाले की तो पॉसिबल ही नहीं। और बाकी स्टेरिक नंबर से ही पता चल रहा है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो कभी भी ये लीनियर तो हो ही नहीं सकता। हाँ जी, आगे सुने। ऐसे ही ये बॉन्ड एंगल का ऑर्डर बहुत बार तुम्हें पेपर में नजर आएगा, पुराने पेपर अगर करोगे तो। जल्दी लिखो। नाइट्रोजन पे फॉर्मल चार्ज, नाइट्रोजन, जब भी नाइट्रोजन के 4 बॉन्ड होंगे ना, उसपे फॉर्मल चार्ज प्लस ही आएगा। अब जैसे ClO2 है, ClO3 है, इन दोनों में अगर हम स्टेरिक नंबर निकालें, फर्स्ट वाले का निकालें अगर स्टेरिक नंबर, तो वो कितना आता है ClO2 का। इसमें भी सेम ही आ रहा है दोनों में, बट इनकी जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करके देखो, 7 + 12 कितने हो गए, 19। अगर हम ये वाला स्ट्रक्चर बनाएं तो 3 इलेक्ट्रॉन बचते हैं जो सेंटर पर आ जाते हैं। ये स्टेरिक नंबर रूल के अकॉर्डिंग नहीं चलेगा, क्योंकि इसमें हम ये कहते हैं कि जो ऑड इलेक्ट्रॉन है दैट इज डीलोकलाइज्ड इन वीकेंड ऑर्बिटल ऑफ डी ऑर्बिटल ऑफ क्लोरीन, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन ऑलमोस्ट sp2 के बराबर है, उसका एंगल भी काफी ज्यादा है। तो ClO2 ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है, बट इट्स ऑड इलेक्ट्रॉन इज डीलोकलाइज्ड इन वेकेंट डी ऑर्बिटल, इसलिए ये डायमराइज नहीं होता। ClO2 डायमराइज नहीं होता।
ये देखिए एक अनपेयर हुआ इलेक्ट्रॉन, तो sp2 ये हाइब्रिडाइज हो गया, ये वाला इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड बनाने में यूज हो गया, ये अनहाइब्रिडाइज्ड है फॉर पाई बॉन्ड। ये दो लोन पेयर है ना, एक सेकेंड, हाइब्रिडाइजेशन का रूल पता है ना कैसे अनपेयरिंग होती है। तो यहाँ क्लोरीन का ग्राउंड स्टेट में ये कॉन्फ़िगरेशन था और क्लोरीन को एक लोन पेयर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए चाहिए, एक लोन पेयर यहाँ रखने के लिए चाहिए, एक ऑड इलेक्ट्रॉन भी, और एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड। तो यहाँ हो रहा है ना ये काम, इसने डोनर बॉन्ड बना लिया, ये लोन पेयर की तरह पड़ा रह गया, इसने सिग्मा बॉन्ड बना दिया, इसने पाई बॉन्ड बना दिया, और ये जो डी में पड़ा हुआ है 3D, ये क्या है, वेकेंट डी ऑर्बिट मतलब ऑड इलेक्ट्रॉन। तो ClO2 का एक बड़ा यूनिक सा केस है हाइब्रिडाइजेशन में भी और उसकी स्ट्रक्चर में भी। कहने को दोनों एक जैसे स्टेरिक नंबर वाले हैं, पर यहाँ ये रूल लगता नहीं है। ClO3 में ये है इसका स्ट्रक्चर। अगर इसको हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी के हिसाब से देखते तो क्लोरीन के सारे ही इलेक्ट्रॉन अनपेयर करवा देते हैं, सेवन इलेक्ट्रॉन हो गए। हाँ, sp3 नहीं है, ये sp2 ही है, क्योंकि इसका ये पाई बॉन्ड के लिए और इसका डी ऑर्बिटल जो है मतलब ऑड इलेक्ट्रॉन है वो डी ऑर्बिटल में, इसीलिए ये डी ऑर्बिटल में डीलोकलाइज होता रहता है। दैट इज व्हाई ClO2 मॉलिक्यूल डाइमराइज नहीं होता, इसका ऑड इलेक्ट्रॉन डबल नहीं होता। जैसे NO2 है, तो मैं पढ़ा होगा +1 में भी कि NO2 डाइमराइज होकर इजीली N2O4 बना देता है, क्योंकि NO2 का ऑड इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन पे लोकलाइज्ड है, तो इसीलिए वो बॉन्डिंग के लिए अवेलेबल रहता है और इजीली डायमर बना के N2O4 बना देता है। याद होगा जब हम टेम्परेचर लो करते हैं तो NO2 किस में चेंज हो जाता है, कलरलेस गैस N2O4 में। थोड़ा हीट करते हैं तो N2O4 वापस किस में चेंज हो जाता है, NO2 में। तो ऐसा ClO2 क्यों नहीं करता, क्यों नहीं करता, क्योंकि ClO2 का ऑड इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में डीलोकलाइज है। अब ClO3 में देखो, इसका हाइब्रिडाइजेशन नॉर्मल रूल के अकॉर्डिंग sp3 है, और इसका ऑड इलेक्ट्रॉन हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट है। समझ में आया, इसका ऑड इलेक्ट्रॉन हाइब्रिड ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। ये जो 3d ऑर्बिटल हैं, दे आर फॉर पाई बॉन्ड, दे विल फॉर्म पाई बॉन्ड। तो ये तीनों डबल बॉन्ड कौन से हैं, डी पाई, पी पाई बॉन्ड, जिसमें क्लोरीन का डी ऑर्बिटल और ऑक्सीजन का पी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट किया है, बट इसका ऑड इलेक्ट्रॉन हाइब्रिड ऑर्बिटल में लोकलाइज्ड है। दैट इज व्हाई ClO3 डाइमराइज हो जाता है। कूलिंग पर ये Cl2O6 में चेंज हो जाता है। तो एक क्वेश्चन आता है कि दोनों में ऑड इलेक्ट्रॉन है, ClO3 में भी है और ClO2 में भी है, ये डायमराइज नहीं होता, ये क्यों डायमराइज हो जाता है, क्योंकि ClO3 का ऑड इलेक्ट्रॉन हाइब्रिड ऑर्बिटल में प्रेजेंट है और हाइब्रिड ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने के लिए हमेशा अवेलेबल होते हैं। तो ये एक स्पेशल केस याद रखना है इसको। तो मैंने अभी जो एग्जांपल बताया इसमें तुमने देखा हाइब्रिड ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स हैं, वेकेंट ऑर्बिटल पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, लेकिन जब हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की बात करेंगे तो सेंटर एटम के हाइब्रिडाइजेशन के बाद हमें जरूरत पड़ेगी किनकी, वेकेंट ऑर्बिटल की, क्योंकि उसमें सेंटर एटम को कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना है ना, पूरा का पूरा पेयर रिसीव करना है। तो ये जो +1 में हमने एग्जांपल्स किए थे ये वही है हाइब्रिडाइजेशन के नॉर्मल कंपाउंड्स के लिए। तो मेनली तुम्हारे जैसे पी ब्लॉक कहते हैं सिलेबस से हटा दिया है, पी ब्लॉक हटाया है, ये कंपाउंड हाइब्रिडाइजेशन थोड़ी हटाया।
तो एक तरह से सारे पी ब्लॉक के जो कंपाउंड्स की ज्योमेट्री, उनके सेंटर के पास कितने इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, कैसे, ये सब तो कोर्स में है ही। तो आज हम करेंगे हाइब्रिडाइजेशन और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी यूजिंग हाइब्रिडाइजेशन फॉर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो मेन पोस्टुलेट्स क्या हैं इसके, देखिए। हाँ, PBT for complex compound. Yeah, hybridization for complex compound. Main postulates. पहला पॉस्टुलेट क्या है, जब भी कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को में दिया जाता है, एक सेंट्रल मेटल एटम होगा, उसकी कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। तो सबसे पहले सेंट्रल मेटल एटम क्या करेगा, इट विल लूज रिक्वायर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंग टू इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट। समटाइम्स इफ ऑक्सीडेशन स्टेट इज 0 तो कोई इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा, और इफ इट इज नेगेटिव तो वो उतने ही इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन। तो हाइब्रिडाइजेशन से पहले हमें सेंट्रल एटम के इलेक्ट्रॉन्स में ये चेंज करना पड़ेगा। तो पहला पॉइंट देख लीजिए, सेंट्रल एटम loses required number of electrons to form ion, and the number of electron lost will be equal to valency of central atom. But if oxidation number is 0, it will not lose any electron. और अगर नेगेटिव होता तो उतने ही इलेक्ट्रॉन गेन कर ले। उसके बाद क्या होगा, सेकंड पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, that central metal will make available empty orbital s, p and d, ये सारे खाली ऑर्बिटल को अवेलेबल करवाएगा बाय पेयरिंग, या अगर पेयरिंग नहीं हो सकता, पहले से पेयर्ड है, तो बाकी के बचे हुए खाली ऑर्बिटल यूज कर लेगा। तो सेकेंड पॉइंट क्या है, सेंट्रल मेटल एटम और आयन, it makes available empty s, p and d orbital equal to its coordination number. Central metal atom makes available empty orbitals equal to coordination number. मान लो coordination number 6 है, तो एक s, 3p और 2d ये अवेलेबल करवाएगा फॉर हाइब्रिडाइजेशन। उसके बाद क्या होगा, इन एम्प्टी ऑर्बिटल की इंटरमिक्सिंग होगी और इतने ही नंबर के
नए ऑर्बिटल बनेंगे जो सेम एनर्जी वाले होंगे। सो अगला पॉइंट लिखिए, these empty orbitals intermix to form new hybrid orbitals of same energy and shape and are arranged in definite geometry. अब यहाँ एक हाइब्रिडाइजेशन ने क्या इसमें यूज किया, जो नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने अगर उनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते, अनपेयर्ड सिंगल इलेक्ट्रॉन होते, तो ऐसे मॉलिक्यूल जनरली कलर्ड होंगे, पैरामैग्नेटिक तो होंगे ही। सो हाइब्रिड ऑर्बिटल के अलावा हाइब्रिडाइजेशन में तो एम्प्टी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते। अगर बची हुई मेटल में, मतलब हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाने के बाद जो मेटल बचा, अगर उनके d ऑर्बिटल्स में, रिमेनिंग d ऑर्बिटल्स, इफ दे हैव ऑड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो ऐसे मॉलिक्यूल कलर्ड भी होंगे और पैरामैग्नेटिक भी होंगे। अब मान लो 5 इलेक्ट्रॉन है, पेयर अप होने के बाद भी ऑड इलेक्ट्रॉन बचेगा ही ना, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेगा ही, वो मॉलिक्यूल को क्या बना देगा, पैरामैग्नेटिक भी और कलर्ड भी। तो नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, इफ central metal atom or ion have unpaired electron, the complex formed will be paramagnetic and colored. तो मैग्नेटिक बिहेवियर हम इजीली बना सकते हैं। ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कौन से हैं, नॉन बॉन्डिंग, नॉन बॉन्डिंग जो बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं करते। If central metal atom or ion have non-bonding unpaired electron, the complex formed will be paramagnetic and colored. ये जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है ये इनर ऑर्बिटल में ऑक्यूपाइड होंगे। These non-bonding electrons are occupied in inner d orbitals. बाहर वाले हाइब्रिडाइजेशन में यूज हो गए, जो अंदर वाले d ऑर्बिटल बचे हुए हैं वो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब यहाँ एक केस आता है, यहां तक क्लियर है कि अगर मान लो कॉम्प्लेक्स में जो लिगेंड है वो स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड का मतलब जिसके इलेक्ट्रॉन्स की अवेलेबिलिटी ज्यादा है मेटल के लिए। अगर लिगेंड स्ट्रॉन्ग है तो पेयरिंग हो जाएगी, और अगर लिगेंड वीक है तो वो डी ऑर्बिटल को पेयर अप नहीं कर पाएगा। इससे बेटर है कि पहले मैं एक एग्जांपल बता दूं, तब तुम्हें समझ में आ जाएगा। जैसे कि अगर हम ले रहे हैं कॉम्प्लेक्स K3FeCN6, K4 ले लेते हैं, चलिए K4FeCN6, और दूसरा कॉम्प्लेक्स है FeH2O6 +2 या +3 की स्टेट में मिलेगा।
ये दो कॉम्प्लेक्स, या फिर हम ये भी ले सकते हैं FeF6-3। वाटर और फ्लोरीन ये वीक लिगेंड है, और CN स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। इसमें आयरन +2 स्टेट में है, और सेकेंड वाले के अंदर आयरन +3 स्टेट में। हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा, आयरन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 26, और उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 3d6 4s2। वैलेंस शेल का कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया। पहला रूल क्या बताया था मैंने कि मेटल जो है अपने रिक्वायर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो फर्स्ट वाले में आयरन +2 स्टेट में है, तो सबसे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पहले लूज होते हैं, तो 4s वाले इलेक्ट्रॉन लूज हो गए और ये आ गया 3d6। ठीक है, सेकेंड वाले केस में दोनों में जो आयरन +3 स्टेट में है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 3d5, और ये 6 इलेक्ट्रॉन कुछ ऐसे प्लेस्ड हैं, 5 सिंगल 1 पेयर, 4s 4p खाली है, 4d भी खाली है। सेकेंड वाले में पांचों d ऑर्बिटल इस तरह से प्लेस्ड हैं, सिंगल सिंगल, 4s 4p 4d सब खाली है। तो सबसे पहले हमने रिक्वायर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेंटर मेटल से यूज कर दिए, और बचे हुए इलेक्ट्रॉन को जो भी हमारा बॉन्ड्स रूल वगैरह था उसके अकॉर्डिंग लिख दिया। हाँ जी, यहाँ तक क्लियर? आप ध्यान से सुनिए। लिखिए सबने कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड की प्रेजेंस में अगेंस्ट वुंड्स रूल इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होगी। इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग लिगेंड इलेक्ट्रॉन इन 3d atomic orbital are paired against Hund's rule। मतलब ये लिगेंड कंपेल कर देगा इनकी पेयरिंग करने के लिए, ताकि हमें लो एनर्जी वाला अंदर वाला 3d ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन के लिए अवेलेबल हो जाए। तो ये 6 इलेक्ट्रॉन 3 ऑर्बिटल में पेयर्ड अप हो गए, और इसका रिजल्ट क्या हुआ, हमारे पास इनर 3d ऑर्बिटल खाली अवेलेबल हो गया। बाहर वाला 4s तो पहले ही खाली था, 4p भी खाली है। रिक्वायरमेंट हमारे पास इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो 6 ऑर्बिटल की जरूरत है। तो देखिए ये D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। अंदर वाला d ऑर्बिटल हमने यूज किया थर्ड शेल वाला, और जो नए ऑर्बिटल बने 6 ऑर्बिटल सारे खाली हैं।
and all are D2sp3 hybrid orbital. और ये सारे खाली ऑर्बिटल क्या करेंगे? हर एक ऑर्बिटल रिसीव करेगा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम Cn. साइनाइड से एक एक इलेक्ट्रॉन रिसीव कर लेगा और इसकी ज्योमेट्री क्या हो जाएगी? ऑक्टाहेड्रल. इस तरह से 6 ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रली अरेंज हो जाएंगे. एक मिनट, ये मॉलिक्यूल कैसे बना पता चला या नहीं? हर एक ऑर्बिटल 1 2 3 4 5 6, ये 6 ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रली अरेंज हो गए और हर एक ऑर्बिटल खाली था जिसमें उसने रिसीव किया साइनाइड से एक पूरा का पूरा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए उसको खाली ऑर्बिटल की जरूरत थी. तो Cn will make available lower energy 3d orbitals for hybridization, क्योंकि स्ट्रॉन्ग लिगेंड की प्रेजेंस में पेयरिंग हो जाती है. बट वीक लिगेंड ये फोर्स नहीं कर पाते पेयरिंग को. इन प्रेजेंस ऑफ वीक लिगेंड देयर इज नो पेयरिंग. और अगर पेयरिंग ना हो पाए फिर उसको खाली ऑर्बिटल कौन से यूज करने पड़ेंगे? बाहर वाले. सो आउटर ऑर्बिटल ऑफ फोर्थ शेल will be available for hybridization. मतलब अंदर वाले नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ऐसे ही पड़े रहेंगे पांचों के पांचों, और हाइब्रिडाइजेशन में यूज हो जाएगा ये बाहर वाला फोर्थ शेल का 4s 4p 4d. अब इस हाइब्रिडाइजेशन को नाम क्या देंगे हम? जिस ऑर्डर में ओवरलैप हुए sp3d2, पहले वाले का हाइब्रिडाइजेशन कहेंगे d2sp3, दूसरे वाले का sp3d2. प्रॉपर्टी सेम है दोनों की, ऑक्टाहेड्रल है, सब कुछ सेम है, पर मैग्नेटिक बिहेवियर देखो चेंज हो गया ना. पहला वाला तो डायमैग्नेटिक है, कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन दूसरा वाला क्या है? हाईली पैरामैग्नेटिक, 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन है इसमें. हर एक ऑर्बिटल यहाँ भी इलेक्ट्रॉन पेयर रिसीव करने वाला है क्लोराइड से या वाटर से. पूरा पेयर रिसीव कर लेगा ये. इसका मतलब कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में दो तरह से हाइब्रिडाइजेशन होगा. कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में आइदर बाय पेयरिंग और विदाउट पेयरिंग, एंड दैट विल डिपेंड ऑन नेचर ऑफ लिगेंड. वीक लिगेंड में हैलोजन आते हैं और वाटर है, और स्ट्रॉन्ग लिगेंड में बाकी के सारे. इसकी ऐसा क्यों हुआ? वीक ने क्यों पेयरिंग नहीं की, स्ट्रॉन्ग ने क्यों पेयरिंग कर दी? हाइब्रिडाइजेशन इसको नहीं एक्सप्लेन कर पाता. इसके लिए अगली थ्योरी जो आएगी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, वो ज्यादा क्लियर करेगी. बस पड़े रहेंगे, इसके मैग्नेटिक बिहेवियर कलर वगैरह के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, बॉन्ड नहीं बनाएंगे.
मैम हम यहाँ पे हर एक फ्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करें। क्लोराइड आयन है वो, हर लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन ही देता है ना। यस। सो अब हम इस एग्जाम्पल से ये कंक्लूजन निकला कि दो तरह के ऑर्बिटल्स बने, हाइब्रिड ऑर्बिटल, या दो तरह के कॉम्प्लेक्सेस बने कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स एंड आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स जिसमें n-1 शेल का d ऑर्बिटल यूज हुआ, और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स जिसमें nth शेल का d ऑर्बिटल यूज हुआ, मतलब जिस शेल का s था p था उसी शेल का d ऑर्बिटल भी यूज हुआ। दूसरा इन दोनों में डिफरेंस क्या था कि जो पहला वाला था उसका स्पिन लो होगा, तुम्हें पता है ना, स्पिन एक इलेक्ट्रॉन का हाफ स्पिन होता है, तो फर्स्ट वाले के तो स्पिन कैंसिल हो गए, तो ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स हुए। सेकेंड वाले के हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स हुए, इनका मैग्नेटिक मोमेंट ज्यादा होगा। फर्स्ट वाले के केस में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फर्स्ट वाले में कम है, अंदर वाला ऑर्बिटल लो एनर्जी वाला डी ऑर्बिटल यूज हो रहा है हाइब्रिडाइजेशन के लिए। जब लो एनर्जी वाला ऑर्बिटल यूज होगा तो कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, तो जो फर्स्ट वाला कॉम्प्लेक्स है वो ज्यादा स्टेबल होगा, बाहर वाले कॉम्प्लेक्सेस अनस्टेबल, लेस स्टेबल होंगे, क्योंकि उसमें हाई एनर्जी वाला 4D शेल जो है हाइब्रिडाइजेशन में यूज हो रहा है। ज्यादा एनर्जी वाला ऑर्बिटल यूज होगा तो ऑब्वियसली हाइब्रिड ऑर्बिटल भी ज्यादा एनर्जी वाले होंगे और उनसे बनने वाले बॉन्ड उतने स्टेबल नहीं होंगे। तो नेक्स्ट ये लिख लीजिए दैट आउटर ऑर्बिटल एंड इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस क्या थे। Two type of orbitals, inner orbital complex and outer orbital complexes, या इनको हम कहते हैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, या इसको स्पिन पेयर्ड भी कहते हैं। इनको हाई स्पिन या स्पिन फ्री, इसमें कहेंगे इफ d orbitals of n-1 shell participate they are inner orbital complexes, and due to pairing they have low spin, can be diamagnetic, या लो पैरामैग्नेटिज्म हो सकता है, they can be diamagnetic or low paramagnetism, and they are more stable। क्यों है more stable? क्योंकि लो एनर्जी वाला ऑर्बिटल इन्वॉल्व हुआ है। जबकि इसमें क्या कहेंगे हम, if d orbitals of nth shell participate, it is outer orbital complex। They have
large number of unpaired electron available as there is no pairing. So they are high spin complexes. And they are less stable. ये है sp3d2 और ये था d2sp3. आई थिंक इन दोनों का डिफरेंस हमने आ गया होगा. कई जगह तुमने पढ़ा होगा ये वाला कि किसी में d2 पहले लिखते हैं, किसी में बाद में लिखते हैं. और हम मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला +1 में किया था तुमने, √n n+2. ये बोहर मैग्नेटॉन में है. और n यहाँ क्या है? अनपेड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन. तो इसका मतलब जो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस हैं उनका मैग्नेटिक मोमेंट भी ज्यादा होगा ना, बिकॉज दे हैव मोर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन. हम अगर एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो उसको हम लो स्पिन में कंसीडर करेंगे. नहीं, लो स्पिन है तो वो लो स्पिन में, पर हम तब कहेंगे जब उसमें पेयरिंग के बाद एक इलेक्ट्रॉन बचा. पहले ज्यादा थे, पेयरिंग होके कम हो गए. यस ओके. तो एक इलेक्ट्रॉन भी है पर पेयरिंग हुई कि नहीं हुई उसमें आएगा ना. होगा तो वो लो स्पिन है. हाई स्पिन का मतलब है जिनके अंदर काफी सारे अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं. पर आउटर और इनर ऑर्बिटल का मतलब ये वाला है. हाँ, रह सकते हैं. हम 5 इलेक्ट्रॉन है तो एक रहेगा ही ना पेयरिंग के बाद भी. स्टेबल इसलिए कि 3D की एनर्जी कम होती है. तो जिसमें 3D पार्टिसिपेट किया उससे कम एनर्जी वाला ऑर्बिटल बनेगा ना. जिसमें 4D पार्टिसिपेट किया वो ऑर्बिटल ज्यादा एनर्जी वाला होगा. ज्यादा एनर्जी वाले ऑर्बिटल की स्टेबिलिटी कम होती है. हाँ जी, हो गया क्लियर. अब यहाँ एक और एग्जांपल देखिए. हाँ, स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो इनर वाला बनेगा, वीक होगा तो आउटर वाला बनेगा. अब कई बार क्या होता है, ये तो देखें कि क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स है CrCN6 -3 +3 स्टेट में क्रोमियम है. ग्राउंड स्टेट में क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन तुम सबको पता है 3d5 4s1 है. जब ये +3 स्टेट में गया 3 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद तो 3d3 रह गया. अब इसको तो पेयरिंग की जरूरत ही नहीं है, पहले ही खाली पड़े हुए हैं. ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन हुआ है पर पेयरिंग नहीं हुई. अब एक खाली ऑर्बिटल है, हर एक ऑर्बिटल जो है वो अरेंज हो जाएगा ऑक्टाहेड्रली और हर एक ऑर्बिटल रिसीव करेगा पूरा पेयर साइनाइड के साथ. तो कई बार पेयरिंग की जरूरत ही नहीं पड़ती.
तो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग पेयरिंग होती है। अगर ऑलरेडी 2 ऑर्बिटल खाली है तो 3 इलेक्ट्रॉन ऐसे ही पड़े रहेंगे, ये पैरामैग्नेटिक है। आया समझ में? इसका मतलब क्रोमियम के साथ चाहे Cn होता या फिर वाटर होता, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता ना, दोनों में यही है इसका हाइब्रिडाइजेशन, D2sp3 ही है। समझ में आ रहा है? चार होते तो पेयरिंग हो जाती, पहले वाले में हो जाती, दूसरे में नहीं होती। सो बोथ द कॉम्प्लेक्सेस आर इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस, चाहे वो स्ट्रांग है कि वीक है। तो ये चीज याद रखिएगा, ये नहीं कि सीधा वाटर देखा और बता दिया कि हाँ ये आउटर ऑर्बिटल है। तो इसको इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहना तो ठीक है, पर लो स्पिन कहना तो ठीक नहीं है, क्योंकि इसके पास 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। तो इट इज नॉट ऑलवेज बट जनरली। अब एक और यूनिक एग्जांपल देखें इसका। हाँ जी, देखिए यहाँ तक ये है कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स। पहले वाले में कोबाल्ट +3 है, इसमें +2 स्टेट में। कोबाल्ट का कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d8 सॉरी 3d7 27 होता है इसका, 3d7 4s2। और जब ये +3 स्टेट में आया तो रह गया 3d6, 2 इलेक्ट्रॉन s के, 1 इलेक्ट्रॉन d से निकला। एक बार लिखना बंद करें और सुने जरा ध्यान से, बाद में नोट कर लें। अब Cn के साथ पेयरिंग हो गई, 6 इलेक्ट्रॉन थे, पेयर अप हो गए, ये 4s और ये 4p, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया, 6 ऑर्बिटल खाली मिले और हर एक ऑर्बिटल ने Cn से पूरा का पूरा पेयर एक्सेप्ट कर लिया, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बन गया, डायमैग्नेटिक था। अब दूसरे वाले में क्या होगा, कोबाल्ट +2 है, 3d7 है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड यहां भी है, पेयरिंग हो गई। पर पेयरिंग के बाद एक इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है 3d में, ये है 4s, ये 4p और ये 4d। अब हाइब्रिडाइजेशन का एक रूल है कि एनर्जी डिफरेंस ज्यादा नहीं होना चाहिए जो ओवरलैप होने वाले ऑर्बिटल में। तो ये तो हो नहीं सकता कि एक d वाला और एक बार वाले 4d वाला यूज हो जाए। तो इसमें क्या होगा, ये एक इलेक्ट्रॉन जंप करके 4d में चला जाएगा, और जब ये जंप किया
तो 2 खाली ऑर्बिटल और ये 4d के अंदर ये एक इलेक्ट्रॉन चला गया, ओवरलैपिंग हुई D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन के बाद 6 खाली ऑर्बिटल बने और पहले इसी की तरह हर एक ने एक पूरा का पूरा पेयर एक्सेप्ट कर लिया साइनाइड से। ज्यादा हो गया क्या? बट इसके 4d में जो एक इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर हो गया ना, एंड दिस इलेक्ट्रॉन विल बी इजीली लॉस्ट फ्रॉम दिस मॉलिक्यूल। कहने का मतलब कि कोबाल्ट के +2 स्टेट वाले जो कॉम्प्लेक्सेस हैं विद स्ट्रॉन्ग लिगेंड, दे आर अनस्टेबल। उनकी टेंडेंसी क्या होगी, जैसे कोई स्ट्रॉन्ग लिगेंड आएगा दे गेट ऑक्सीडाइज्ड, +2 से वो +3 स्टेट में ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। रादर वीक लिगेंड के साथ वो स्टेबल रहेंगे, मतलब अगर CN की जगह वाटर होता तो ये पहली ओरिजिनल स्टेट में ही पड़े रह जाते, फिर तो बाहर वाला ही डी यूज होना है, फिर वो ऑक्सीडाइज नहीं होगा। बट स्ट्रॉन्ग लिगेंड के साथ ही ऑक्सीडाइज हो जाएगा, बिकॉज ये जो 4d में इलेक्ट्रॉन गया दैट कैन बी इजीली लॉस्ट। तो यहाँ हम बता सकते थे दिस इलेक्ट्रॉन कैन बी easily lost to be changed into cobalt +3 ion। तो पहले तो स्टेटमेंट लिखो जरा, कोबाल्ट +2 कॉम्प्लेक्सेस, स्टेटमेंट लिखो पहले, कोबाल्ट +2 complexes are less stable with strong ligand। Cobalt +2 complexes are less stable with strong ligand। They readily get oxidized to +3 complex। Cobalt +2 complexes get oxidized to cobalt +3 complex। Cobalt +2 complexes are less stable with strong ligand and gets oxidized to +3 complexes, लेकिन weak ligand के साथ वो stable रहेंगे, but are more stable with weak ligand। Cobalt +2 complexes are less stable with strong ligand but more stable with weak ligand। Strong ligand के साथ क्या होगा, they get oxidized to +3 state। हाँ, स्ट्रॉन्ग की वजह से पेयर अप हुआ। एक सेकंड मुझे बाद में लिख लेना इसको, एक सेकंड एग्जांपल बता देती हूँ। कि अगर मान लो ये कोबाल्ट का ये वाला कॉम्प्लेक्स होता, सामने देखे बातें बंद, अगर ये +2 स्टेट वाला कॉम्प्लेक्स होता 3d7, ये पेयर अप ही नहीं होता, ऐसे ही पड़ा रहता, 4s 4p 4d, तो जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप ही आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बना लेता। तो इसमें तो कोबाल्ट +2 स्टेट में ही रहा ना, तो वाटर जैसे वीक लिगेंड के साथ ये एज इट इज +2 स्टेट में है। बट साइनाइड के साथ क्या हुआ, क्योंकि पेयरिंग हो गई, एक इलेक्ट्रॉन बच गया, वो जंप करके आगे चला गया और वहां से क्योंकि न्यूक्लियस से दूर हो गया, वहां से बहुत जल्दी ये ऑक्सीडाइज भी हो गया। तो ये समझ में आ गया होगा, लिख लीजिए।
यहाँ तक क्लियर है? कर लिया सबने? इधर अब एक और एग्जांपल देखिए। हाँ, एक और भी लिखना। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना आएगा? रूट 50। और एक चीज याद रखना है, जो मैग्नेटिक मोमेंट है ना, जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है ऑलमोस्ट इसका जो फर्स्ट डिजिट वही आएगा, 3 पॉइंट समथिंग आएगा इसका। एक मिनट, 50 थोड़ी 15 है सर। इसका आंसर जो है 3 पॉइंट समथिंग ही आने वाला है। तो अगर तुम्हें मैग्नेटिक मोमेंट दे रखा हो, मतलब 4.9 भी दे रखा हो ना, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन 4 होंगे। करके देख लेना। जैसे 1.73 मान लो ये आ रहा है मैग्नेटिक मोमेंट, तो 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा। अगर इसका मैग्नेटिक मोमेंट 1.73 बोहर मैग्नेटॉन है, मस्ट बी हैविंग N1, तो वहां कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। जब भी कभी ये मैग्नेटिक मोमेंट दिया हो, उसका फर्स्ट नंबर देख लो, वही अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा। देखिए एग्जाम्पल। अब एक और देखिए, ये है निकल का कॉम्प्लेक्स NiNH3 6+2। निकल का एटॉमिक नंबर होता है 28 और कॉन्फ़िगरेशन होता है 3D8 4s2। निकल +2 का हो गया 3D8 और ये है इसका कॉन्फ़िगरेशन। अब 2 इलेक्ट्रॉन है, पेयरिंग के बाद भी 2 डी ऑर्बिटल नहीं मिलने वाले, 2 जंप भी नहीं हो सकते। एक तो हो जाएगा जंप, 2 के लिए तो ज्यादा एनर्जी की जरूरत है। इसका मतलब अंदर वाले डी ऑर्बिटल को हम पेयरिंग करवाएंगे, या तो 2 अवेलेबल हो, नहीं तो फिर कोई भी नहीं। तो अब इसमें हमेशा बाहर वाला ही कॉम्प्लेक्स बनेगा, इवन दो अमोनिया एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, बट इट इज आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। NiNH3 6 इट इज आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, क्योंकि पेयरिंग के बाद भी इसको 2 ऑर्बिटल नहीं मिलने वाले और 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर भी नहीं होने वाले, मतलब जंप भी नहीं करने वाले। बट हाँ, अगर ये निकल +4 स्टेट में होता फिर तो हो जाता, फिर तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन निकल जाते, फिर तो आराम से D2sp3 बना सकता था ना।
इफेक्ट से बताते हैं। निकल 3d8 4s2, निकल +2 3d8, 3d8 का मतलब 4s 4p 4d. So this is outer orbital complex. दोनों इलेक्ट्रॉन निकल में पड़ेंगे। तो और ये कॉम्प्लेक्स क्या था? NiNH3 6+2। अगर ये +2 की जगह +4 होता तो यहाँ पर 3d6 रह जाता। 3d6 तो आराम से पेयर्ड हो गया, फिर तो अंदर वाले 2d ऑर्बिटल खाली हैं। फिर इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 की जगह क्या हो जाता? d2sp3। तो निकल अगर +4 स्टेट में होता तब ये d2sp3 बनाता, पर +2 स्टेट में है तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में बाहर वाला ही यूज करेगा। ये पॉइंट समझ में आया जो मैंने बताया अभी? एक्सक्यूज मी मैम, इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन फोर्थ वाले के साथ पेयर अप नहीं हो सकता? लास्ट 2 इलेक्ट्रॉन है ना, 2 यस थोड़ी जंप कर जाएंगे। मैम, इनकी अगर पेयर। पेयरिंग होने के बाद एक ही डी मिलेगा, फिर तो कोऑर्डिनेशन नंबर 5 होती तब तो हो जाता, dsp3 बना देता वो। पर अभी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, 6 ऑर्बिटल चाहिए, और ऐसा हो नहीं सकता कि एक 3d और एक 4d आ जाए, क्योंकि उनमें एनर्जी डिफरेंस ज्यादा है, इंटरमिक्सिंग नहीं हो पाएगी। ठीक है, ओके। क्या मैं बताया ना, सिर्फ 2 कैटेगरी के, हैलोजन और वाटर, ये वीक में है। मतलब ऑक्सीजन डोनर जो होते हैं, जिनकी डोनर साइड ऑक्सीजन होती है, वो वीक लिगेंड में आते हैं, या जिनकी डोनर साइड हैलोजन है। जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा वो अपने इलेक्ट्रॉन पकड़ के रखेगा ना, वो अच्छा डोनर नहीं होगा तो अच्छा लिगेंड भी नहीं होगा। तो हैलोजन एंड ऑक्सीजन डोनर आर नॉट गुड लिगेंड, आर नॉट स्ट्रॉन्ग लिगेंड। हैलोजन एंड ऑक्सीजन डोनर आर नॉट स्ट्रॉन्ग लिगेंड। कार्बन डोनर बहुत अच्छा लिगेंड है ना। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी कम है, तो वो एक बेस्ट डोनर होगा। अब यही एक एग्जांपल इसी का देखते हैं। ऑक्सलेट ऑक्सीजन डोनर है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड में नहीं है, बट अगर ये कोबाल्ट +3 के साथ होता, मतलब अगर मेटल पर हाई चार्ज हो, अगर मेटल की चार्ज डेंसिटी ज्यादा हो, तो वीक लिगेंड के साथ भी कई बार पेयरिंग हो जाती है। अब जैसे कोबाल्ट है, ऑक्सलेट जो है लो वैलेंसी वाली मेटल के साथ पेयरिंग नहीं करवाता, पर अगर मेटल की चार्ज डेंसिटी ज्यादा हो जाए तो ये पेयरिंग करवा देता है। 3d6 है, ऑक्सलेट के साथ इसमें पेयरिंग हो जाती है, जबकि अगर ये +2 स्टेट वाला होता तो पेयरिंग नहीं होती। It is low spin complex due to charge density. लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, ये आईटी में एक बार आया भी हुआ है। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स ड्यू टू हाई चार्ज डेंसिटी ऑफ कोबाल्ट +3। द ऑक्सिलेट नॉर्मली जैसे बॉर्डर चीलेटिंग लिगेंड है, एक बस यही एडवांटेज है इसकी, बट अदरवाइज ये लो वीक लिगेंड में आता है। ऑक्सिलेट इज वीक लिगेंड, चिलेटिंग लिगेंड है, बट ऑक्सीजन डोनर होने की वजह से वीक लिगेंड है। अगर ये कोबाल्ट +2 होता तो पेयरिंग नहीं होती, पर कोबाल्ट +3 है इसलिए इसने पेयरिंग कर ली और ये डायमैग्नेटिक हो गया।
जिसमें हाई चार्ज हो। यही रीजन है कि 4D और 5D सीरीज के सारे ट्रांजिशन मेटल में वीक लिगेंड के साथ भी पेयरिंग हो जाती है। ऑल 4D एंड 5D सीरीज ट्रांजिशन मेटल form inner orbital complex with even with weak ligand। वहां कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इनकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा है। ट्रांजिशन मेटल में जैसे नीचे की तरफ जब जब हम जाते हैं 3D से 4D या 5D में, वो स्क्रीनिंग उतनी नहीं हो पाती। साइज जो है नीचे वाली सीरीज का साइज ऑलमोस्ट सेकेंड 4D जैसा ही है। अगर नीचे जाने पर साइज सेम रह रहा है और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन बढ़ रहे हैं तो चार्ज डेंसिटी बढ़ जाएगी ना। इसीलिए 3D सीरीज में ये सारा चक्कर है कि किसके साथ पेयरिंग हो किसके साथ ना हो। जो 4D 5D से प्लैटिनम है, सिल्वर है, गोल्ड है, इसमें तो हमेशा ही क्या होना है, पेयरिंग। तो 4D और 5D सीरीज के सारे ट्रांजिशन मेटल में वो अंदर वाले डी ऑर्बिटल की पेयरिंग करने के बाद वो अवेलेबल करवा देगा और वही हाइब्रिडाइजेशन में यूज होंगे। हाँ जी, क्लियर। चले आगे। अब आते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4, जहां पर दो ज्योमेट्री थी, टेट्राहेड्रल एंड स्क्वायर प्लेन। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन, और स्क्वायर प्लेनर है तो dsp2 हाइब्रिडाइजेशन। Tetrahedral geometry is preferred due to steric reason। क्योंकि टेट्राहेड्रल में बॉन्ड एंगल ज्यादा है ना, 109 डिग्री है। स्क्वायर प्लेनर में तो 90 डिग्री एंगल है। कहने का मतलब अगर सेंट्रल एटम स्मॉल हो, स्मॉल मेटल आयन एंड बिगर लिगेंड, प्रेफर दिस ज्योमेट्री। मेटल छोटा है, 4 बड़े एटम है, दूर दूर रहना चाहेंगे और वो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री अडॉप्ट कर लेंगे। जैसे FeCl4 -2, जितने भी हैलाइड है ना, NiBr4 -2 या NiCl4। और एक चीज सुने रहे एक मिनट के लिए, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, d ऑर्बिटल की तो जरूरत ही नहीं है। इसका मतलब इसमें पेयरिंग होगी नहीं ना। टेट्राहेड्रल हाइब्रिडाइजेशन जब हुआ इसका मतलब d तो यूज ही नहीं हुआ। इसका मतलब जनरली जो वीक लिगेंड है उन्हीं के साथ टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी, या तो होगी अगर D10 कॉन्फ़िगरेशन है, D पूरे फुली फिल्ड है तब तो उसको S और P ही यूज करना पड़ेगा, या फिर वीक लिगेंड है। तो इस ज्योमेट्री में चांसेस कब है, व्हेन मेटल इन D10 कॉन्फ़िगरेशन और लिगेंड्स वीक एंड बिगर। ऐसे केसेस में टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी। और जो नॉन ट्रांजिशन मेटल है उनमें तो होगी ही sp3 अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। इसके चांसेस तो रेयर केसेस में होते हैं, वो भी सिर्फ ट्रांजिशन मेटल हो और आगे बताऊंगी मैं अभी लिगेंड स्ट्रॉन्ग वगैरह हो।
तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री ये प्रेफर्ड होती है स्टेरिक रीजन से, जब मेटल छोटा हो और लिगेंड्स बड़े साइज के हो, या D10 कॉन्फ़िगरेशन हो, लिगेंड भी वीक हो, हमें पेयरिंग की जरूरत ही ना हो डी में, तो S और P ही यूज करना पड़े। या मेटल D0 कॉन्फ़िगरेशन में हो, मतलब इलेक्ट्रॉन हो ही ना, उसमें सारे इलेक्ट्रॉन जा चुके हो, तो हाई चार्ज डेंसिटी हो जाएगी, साइज बहुत छोटा हो जाएगा और टेट्राहेड्रल बन जाएगा। ठीक है, मेटल या तो D10 हो या D0 हो। D0 का मतलब उसने सारे D इलेक्ट्रॉन दे दिए हैं, तो जब सारे D इलेक्ट्रॉन जा चुके तो S तो पहले ही जा चुका होगा, इसका मतलब ऐसे में हाई पॉजिटिव चार्ज होगा मेटल पे। अगर मेटल पे इतना हाई पॉजिटिव चार्ज हो, साइज छोटा हो जाता है और ऐसे में वो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री अडॉप्ट कर लेगा। जैसे कि मान लो मैंगनीज है +7 है, +6 स्टेट में है, क्रोमियम है +6 स्टेट में है, इन सब में अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आ जाए तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन ही हो जाएगा। जैसे क्रोमेट वगैरह है, परमैंगनेट वगैरह है, ये सारे टेट्राहेड्रल होते हैं क्योंकि इन सब में मेटल जो है हाई चार्ज डेंसिटी के साथ है। या तो मेटल का D10 पूरा भरा हुआ हो, तब भी अवेलेबल नहीं होने वाला, या मेटल के सारे डी इलेक्ट्रॉन जा चुके हों, हाई चार्ज डेंसिटी आ जाए, साइज बहुत छोटा हो जाए, तो फिर ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में आ जाएगा। अब स्क्वायर प्लेनर की कंडीशन देखते हैं। हाँ जी, स्क्वायर प्लेनर DsP2 सबसे पहले लेस प्रेफर्ड स्टेरिकली, दिस हाइब्रिडाइजेशन इज लेस फेवर्ड स्टेरिकली देन टेट्राहेड्रल। और बिगर लिगेंड आ जाए, क्राउडेड लिगेंड आ जाए, तब भी प्रेफर्ड नहीं होगा, नॉट प्रेफर्ड with bigger or crowded ligand। स्मॉल लिगेंड के साथ क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस बन जाएंगे। स्मॉल ligands are small ligands prefer octahedral complexes। उसमें क्या करना है, दो बॉन्ड ही बनाने हैं, और by forming two additional bond in z axis, स्क्वायर प्लेनर बाइपिरामिडल है ना, तो बाइपिरामिड में दो बॉन्ड और बना लेगा by forming two additional bonds in z axis। तो इसका मतलब इसकी मजबूरी कब आएगी, जब हमारे पास D के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स हो, पेयरिंग के बाद एक D बच जाए, ये तभी बन पाएगा। सो ओनली D8 कॉन्फ़िगरेशन only D8 configuration transition metal can form square planar complex
with pi acceptor ligand, क्योंकि इनके पास अपने डी इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं बैक डोनेट करने के लिए। पता है ना पाई एक्सेप्टर क्या था, जहां लिगेंड दे भी रहा है और ले भी रहा है वापस, उसकी वजह से थोड़ी सी स्टेबिलिटी आ जाएगी और ये कॉम्प्लेक्स बन पाएगा। बट जैसा मैंने तुम्हें पहले भी बताया कि 4D और 5D वाले में तो हमेशा पेयरिंग हो जाती है, तो उनका तो एक डी हमेशा खाली हो ही जाएगा, तो उनमें ये कॉम्प्लेक्सेस ज्यादा नजर आते हैं। याद करो मैंने बताया था प्लैटिनम में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो तो हमेशा ही क्या होता है, ये स्क्वायर प्लेनर शेप या DsP2 हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि प्लैटिनम +2 स्टेट में D8 कॉन्फ़िगरेशन बना है। सो D8 कॉन्फ़िगरेशन वाले ट्रांजिशन मेटल में इस तरह के कॉम्प्लेक्सेस बन सकते थे। और 4D और 5D में 4D एंड 5D with coordination number 4 ये हमेशा स्क्वायर प्लेनर ही होंगे। अब जरा इसके एग्जाम्पल देखते हैं। हाँ जी, इधर प्लीज अगला एग्जाम्पल देखें। और ये क्वेश्चन जो मैं बता रही हूँ ये भी फ्रीक्वेंटली पूछे जाने वाले क्वेश्चन में से है। NiCl4 NiCN4 एंड NiCO4 इनके मैग्नेटिक बिहेवियर, बातें बंद करो दोनों, जरा इधर देखो, इनके मैग्नेटिक बिहेवियर, इनके ज्योमेट्रीज, हाइब्रिडाइजेशन, इनमें क्या डिफरेंस है। पहला एग्जांपल, फर्स्ट केस में निकल +2 स्टेट में, मतलब ये 3D8 है, बट इसके साथ 4 क्लोरीन है, वीक लिगेंड है, तो कोई पेयरिंग नहीं होने वाली। थ्री इज नॉट अवेलेबल। 4 ऑर्बिटल चाहिए, तो हाइब्रिडाइजेशन में क्या आ गया, sp3, 4 खाली ऑर्बिटल्स जो अरेंज हो जाएंगे टेट्राहेड्रली। तो याद होगा बताया था मैंने, निकल ग्लाइसिन वाला जो कॉम्प्लेक्स था वो भी टेट्राहेड्रल था, तभी उसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आया। तो पहला कॉम्प्लेक्स क्या है, नो डाउट टेट्राहेड्रल तो है ही, पर साथ ही ये पैरामैग्नेटिक भी है। दो अनपेड इलेक्ट्रॉन है इसमें। व्हाट अबाउट नेक्स्ट, CN में हमेशा पेयरिंग हो जाती है, हो गई। ये 3D, ये 4s, ये 4p, इसका D खाली है ना, ये हो गया DsP2 हाइब्रिडाइज। 4 खाली ऑर्बिटल जो स्क्वायर की फॉर्म में अरेंज हो जाएंगे और 4 बॉन्ड स्क्वायर की शेप में CN से बना रहे। तो ये हो गया स्क्वायर प्लेनर, और साथ ही ये क्या हो गया, डायमैग्नेटिक। मैग्नेटिक बिहेवियर में डिफरेंस।
निकल दोनों में ही +2 स्टेट में है, बट मैग्नेटिक बिहेवियर दोनों का डिफरेंट है। नॉर्मली हम जब नॉर्मल कंपाउंड्स में करते हैं तो वही मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट देखते हैं और अनफिट इलेक्ट्रॉन बता देते हैं, पर यहाँ तो मेटल सेम ऑक्सीडेशन स्टेट में होने के बाद भी मैग्नेटिक बिहेवियर दोनों का डिफरेंट है, जो इसी थ्योरी से एक्सप्लेन हो पा रहा है। अब जरा लास्ट वाले का देखते हैं क्या होगा। कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है ना, सारे पेयर नहीं हो गए। लास्ट वाले में निकल 0 स्टेट में, बट CO इज ए स्ट्रॉन्ग लिगेंड, तो इसके तो S के इलेक्ट्रॉन भी यहाँ चले जाएंगे, S के इलेक्ट्रॉन भी D में चले गए। अब ये D10 हो गया, और D10 हो गया तो बस उसके पास तो मजबूरी है, बार वाले यूज करने पड़ेंगे 4s और 4p, और हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया sp3। है ये डायमैग्नेटिक, एक बिहेवियर इसका सेकंड कॉम्प्लेक्स से मिल रहा है, बट शेप इसकी फर्स्ट की तरह है, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन टेट्राहेड्रल है। CO तो कार्बन डोनर है ना, स्ट्रॉन्ग लिगेंड, तो इन तीनों में मैग्नेटिक बिहेवियर, शेप वगैरह सब कुछ क्लियर हो गया। ये तुम्हारे स्कूल एग्जाम में भी जरूर एग्जाम्पल आएगा, अगर ये है कोर्स में। और अगला एग्जाम्पल, जैसे कॉपर का कॉम्प्लेक्स है CuCN4 -3 CuNH3 4 +2। फर्स्ट वाले में कॉपर +1 स्टेट में, +1 स्टेट का मतलब 3D10 है। कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन होता है 3D10 4s1, तो कॉपर +1 इज 3D10। तो +1 स्टेट वाले तो हमेशा ही कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में sp3 ही होने वाले हैं, D10 वाले तो हमेशा ही sp3 हैं, तो ये टेट्राहेड्रल होगा। लेकिन सेकेंड वाला +2 स्टेट में 3D9, इसमें क्या होगा, पहला लिख लिया ना, इसमें कोबाल्ट की तरह एक इलेक्ट्रॉन जंप करके आगे चला जाएगा, पर ये जंप करके जा कहाँ रहा है 4p में। कोबाल्ट के अंदर जंप करके वो कहाँ गया था 4d में, ज्यादा दूर गया था,
इसलिए वो ऑक्सीडाइज हो गया था। यहाँ पर ही यही पड़ा रहेगा, TsP2 हाइब्रिडाइज्ड, स्क्वायर प्लेनर बट पैरामैग्नेटिक, क्योंकि एक और इलेक्ट्रॉन इसके पास है। तो कॉपर +2 कॉम्प्लेक्सेस में D9 कॉन्फ़िगरेशन है, पर है ये स्क्वायर प्लेनर, एंड दे हैव 1 ऑड इलेक्ट्रॉन इन 4p ऑर्बिटल, जो ऐसे ही पड़ा रहेगा नॉन बॉन्डिंग। कोबाल्ट का चला गया था क्योंकि वो 4d में था और भी दूर था, तो ऑक्सीडाइज हो गया। कॉपर का एक तो ज्यादा दूर नहीं है, 4p में है, तो न्यूक्लियस का होल्ड है उस पे, और कॉपर की +3 स्टेट होती भी नहीं। कॉपर की तो 2 ही होती है ना स्टेट, +1 एंड +2। कॉपर की +3 स्टेट का कोई कंपाउंड ही नहीं होता। So copper +2 complexes are square planar, but +1 complexes are always tetrahedral, जो मर्जी लेके ना जाए। अब अगला एग्जांपल है कोऑर्डिनेशन नंबर 5 का। कोऑर्डिनेशन नंबर 5, कोऑर्डिनेशन नंबर 5 में 2 तरह की ज्योमेट्रीज हैं, ट्राइगोनल, बाइपिरामिडल। और दूसरी स्क्वायर पिरामिडल। स्टैटिकली प्रेफर्ड पहली वाली ज्योमेट्री है, बॉन्ड एंगल ज्यादा है। स्टैटिकली प्रेफर्ड ओवर स्क्वायर पिरामिडल, बट इन दोनों के बीच का एनर्जी डिफरेंस इतना कम है कि दोनों ही फॉर्म एग्जिस्ट कर जाती है कई बार, बट एनर्जी डिफरेंस between two geometries is small, so both the structures can exist. जैसे ये टिपिकल एग्जांपल है NiCN5-, इसमें दोनों ज्योमेट्री वाले क्रिस्टल मिलते हैं। NiCN5-3, it can exist in both the geometries. जैसे वेनेडियम का एक कॉम्प्लेक्स है, यहाँ ऑक्सिलेट है, तो इसके लिए इस ज्योमेट्री को अडॉप्ट करना ज्यादा आसान है ओरिएंटेशन फैक्टर के हिसाब से, है ना। 2 इस तरह से आ गए, एक ऊपर आ गया, तो स्क्वायर पिरामिडल में इसकी अरेंजमेंट हो गई, वेनेडियम ऑक्सिलेट और एक ऑक्सीजन आ गया। तो कई बार ओरिएंटेशन ऐसा होता है कि एक टिपिकल ज्योमेट्री वो अडॉप्ट कर लेता है, पर ज्यादातर ये पहली वाली ही ज्योमेट्री कॉम्प्लेक्सेस में मिलती है। बट ये निकल वाला एग्जांपल तो इसमें ऐसा था कि बोथ द ज्योमेट्रीज एग्जिस्ट इन द सेम आर्म।
राइट। अब इसका एग्जांपल है FeCO5। आयरन का कॉन्फ़िगरेशन ग्राउंड स्टेट में ये था, 3d6 4s2 था। CO स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, S के इलेक्ट्रॉन भी यहाँ आ गए, 3d8 हो गया और ये 8 सारे पेयर्ड अप हो गए, एक 3d ऑर्बिटल खाली और बाकी के S और P भी खाली। तो ये DsP3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया और 5 जो नए ऑर्बिटल बने वो ट्राइंगल बाइपिरामिडल फॉर्म में अरेंज हो जाएंगे और हर एक CO के साथ ये कंपाउंड बना रहा है। ठीक है, ऐसे ही अगर ये होता MnCO5-1, तुमको देखो मैंगनीज का स्टेट होता है 3d5 4s2 और इसमें मैंगनीज -1 स्टेट में, तो एक इलेक्ट्रॉन और आ गया डी में, तो आयरन जैसा ही हो गया ना। तो MnCO5 का भी हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ, DsP3 हाइब्रिडाइजेशन। पता चल रहा है, मैंगनीज का ये कॉन्फ़िगरेशन इस कंपाउंड में मैंगनीज -1 स्टेट में है, फिर 3d6 4s2 बस आयरन की तरह ही आगे इसमें ओवरलैपिंग हो जाएगी। बाकी कोऑर्डिनेशन नंबर 2 कोऑर्डिनेशन नंबर 3 में तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, वहां तो sp होने वाला है या sp2 हाइब्रिडाइजेशन होने वाला है। कंफ्यूजन होती है सिर्फ कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में या कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में पेयरिंग होगी या नहीं होगी, वो वाला केस। चले आगे। तो अब इस थ्योरी के मेन अगर हम लिमिटेशंस देखें तो यही है कि लिगेंड में ऐसी कौन सा कैरेक्टर था कि पेयरिंग हुई और एक में नहीं हुई। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी कि मान लो दो कॉम्प्लेक्सेस हैं, मेटल भी सेम है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर भी सेम है, पर लिगेंड डिफरेंट होते ही उनका कलर क्यों चेंज हो जाता है। नॉर्मली हम ट्रांजिशन मेटल के नॉर्मल कंपाउंड में देखते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम तो कलर भी सेम, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस आ जाता है। तो लिगेंड में ऐसा कौन सा बिहेवियर था जिसने इनके कलर चेंज कर दिए। तो इन सबको एक्सप्लेन करने के लिए फिर अगली थ्योरी आई जिसको कहते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो नेक्स्ट लिख लीजिए CFT, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी।
इस थ्योरी के मेन पॉस्टुलेट्स क्या थे? इसमें लिगेंड को एक पॉइंट चार्ज की तरह माना गया है और इसमें कोई ओवरलैपिंग कोवलेंट बॉन्डिंग जैसा कैरेक्टर माना ही नहीं गया। इसमें ये बताया गया कि लिगेंड और, सुन लीजिए एक बार, कि लिगेंड और मेटल के बीच जो बॉन्ड है दैट इज प्योरली आयनिक। एक मिनट सो लिगेंड और मेटल के बीच का जो बॉन्ड है दैट इज प्योरली आयनिक बॉन्ड। लिगेंड जब मेटल के अराउंड अप्रोच करेगा मेटल को, अब मेटल के पास फुली फिल्ड ऑर्बिटल भी हैं, मतलब जिनके पास इलेक्ट्रॉन है, और खाली ऑर्बिटल भी है। ये थ्योरी मेनली डील करती है कि जो अप्रोचिंग लिगेंड है वो सेंट्रल मेटल के चार्ज से अट्रैक्ट हो रहा है, इसलिए उसकी तरफ आ रहा है। मतलब लिगेंड का जो नेगेटिव एंड है वो मेटल के पॉजिटिव एंड की तरफ अट्रैक्टेड है, तो देयर इज सम अट्रैक्टिव फोर्स, बट एट द सेम टाइम देयर इज रिपल्सिव फोर्स आल्सो, क्योंकि मेटल के पास, ट्रांजिशन मेटल के पास अपने इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स भी हैं, और लिगेंड के पास भी इलेक्ट्रॉन है, तो मेटल के इलेक्ट्रॉन और लिगेंड के इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से रिपेल करेंगे। ये थ्योरी मेनली इस रिपल्सिव फोर्स को डील करती है कि जब लिगेंड मेटल की तरफ आया तो मेटल के फुली फिल्ड ऑर्बिटल भी रिपेल किए, किसके साथ? उस लिगेंड के इलेक्ट्रॉन्स के साथ। अब सुनिए ध्यान से, अगर मान लो कोई ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनना है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में लिगेंड कैसे आएगा? स्क्वायर, प्लेनर, बाई पिरामिडल फॉर्म में। लिगेंड ने अप्रोच किया, हम जो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है ना, उसको अगर हम एक क्यूब की शेप ले लें तो उसका सेंटर मेटल होगा, क्यूब, रूम को ही क्यूब मान लो, उसका सेंटर मेटल होगा, और उसका जैसे ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और ऊपर वाला क्या हो गया? जेड एक्सिस। अब लिगेंड अप्रोच कर रहा है कहां से? अलोंग द एक्सिस अप्रोच कर रहा है। तुम्हें पता है हाइब्रिडाइजेशन ने ऑक्टाहेड्रल में क्या माना था? कौन से दो ऑर्बिटल माने थे जो यूज हो रहे थे? dz² एंड dx2y2। याद करो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, मतलब कि अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, ऑक्टाहेड्रल शेप है, तो लिगेंड को x, y और z एक्सिस से अप्रोच करना है। पहले तो बताओ ये समझ में आया? तुम हाइब्रिडाइजेशन को दिमाग में रखो कि उसमें dx2y2 और dz² ऑर्बिटल अवेलेबल थे। अगर ये ऑर्बिटल अवेलेबल थे तो वहीं पर ही लिगेंड आया होगा, x एक्सिस से, y एक्सिस से और z एक्सिस से। तो एक ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में जब एक लिगेंड अप्रोच कर रहा है x, y और z एक्सिस से, तो इन एक्सिस में जो ऑर्बिटल प्रेजेंट है, अब भूल जाओ हाइब्रिडाइजेशन को एक बार, और ये सोचो कि एक ट्रांजिशन मेटल है, इसके पास 5 d ऑर्बिटल्स हैं, और पांचों d ऑर्बिटल में dz² है, dx2y2 है, dxy है, yz है और zx है। पांचों में इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं, और लिगेंड जो है वो x और y एक्सिस से अप्रोच कर रहा है। अब x और y एक्सिस से जब लिगेंड अप्रोच करेगा और z से भी अप्रोच करेगा, तो ये अपने सामने आने वाले ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन से रिपेल होगा। दोबारा सुनो, लिगेंड x, y और z एक्सिस से अप्रोच कर रहा है, तो अप्रोचिंग लिगेंड के इलेक्ट्रॉन और जो ट्रांजिशन मेटल के इलेक्ट्रॉन जो वहां पड़े हुए हैं, उनके बीच क्या होगा? रिपल्शन। मतलब ट्रांजिशन मेटल का dx2y2 वाला इलेक्ट्रॉन और dz² वाला इलेक्ट्रॉन, ये अप्रोचिंग लिगेंड से रिपेल होंगे। समझ में आया? बट बाकी के 3 ऑर्बिटल कौन कौन से होते हैं? बाकी के dxy, yz, zx, वो ऑर्बिटल तो इन बिटवीन द एक्सिस है उनके। लोग पांचों डी ऑर्बिटल की शेप याद है? कुछ याद है या नहीं? पांचों डी ऑर्बिटल की शेप क्या होती है? ये हम कहते हैं, दिस इज dx2y2, और dz² में क्या होता है? z एक्सिस पे एक लोब होता है और बीच में ये रिंग होती है, ये dz² है। और x और y एक्सिस के बीच में ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड है।
इसको हम कहते हैं डी एक्स वाई, ऐसे ही डी वाई जेड और डी जेड एक्स, जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन बिटवीन है। अब जो लिगेंड है वो तो यहां से अप्रोच कर रहा है, एक्स और वाई एक्सिस से, तो लिगेंड अप्रोच करेगा तो इनके इलेक्ट्रॉन से रिपेल होगा ना, या जेड से अप्रोच करेगा तो जेड के इलेक्ट्रॉन से रिपेल होगा। बट यहां पर जो इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं वो तो अप्रोचिंग लिगेंड से अफेक्टेड नहीं है। कहने का मतलब ये जो पांचों इलेक्ट्रॉन थे, उन पांचों इलेक्ट्रॉन में से कौन से दो इलेक्ट्रॉन अप्रोचिंग लिगेंड से रिपेल हो रहे हैं, डी जेड स्क्वायर वाले और डी x2y2 वाले, क्योंकि वो ही सामने पड़ रहे हैं अप्रोचिंग लिगेंड के। तो अब क्या होगा, मेटल क्या करेगा, यहां से इन इलेक्ट्रॉन को कहीं भेजना चाहेगा ताकि अप्रोचिंग लिगेंड के कांटेक्ट में ना आए, इधर इधर। तो ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इनमें जाके जंप हो जाएंगे। कहने का मतलब अगर डी x2y2 में कोई इलेक्ट्रॉन है या डी जेड स्क्वायर में जो इलेक्ट्रॉन है वो यहां से उठ के इधर आ जाएगा, इनके साथ जंप पेयर अप हो जाएगा। वो पेयरिंग प्रेफर करेगा टू अवॉइड रिपल्शन विद द अप्रोचिंग लिगेंड। पर जो ऑलरेडी इनमें पड़े हुए हैं उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो इसका मतलब इन प्रेजेंस ऑफ अप्रोचिंग लिगेंड ये जो पांचों डी ऑर्बिटल पहले सेम एनर्जी वाले थे, जो डीजेनरेट थे, अब डीजेनरेट नहीं रहे। ये दो ऑर्बिटल हाई एनर्जी वाले हो गए क्योंकि इन दो ऑर्बिटल का रिपल्शन हो रहा है अप्रोचिंग लिगेंड से। तो अब ये पांचों डी ऑर्बिटल स्प्लिट हो गए दो ग्रुप्स में, तीन लो एनर्जी वाले और दो हाई एनर्जी वाले। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, जो पांचों इलेक्ट्रॉन, अभी लिखना कुछ भी नहीं है, पांचों इलेक्ट्रॉन कोशिश करेंगे कि सारे के सारे इसी में फिल हो जाएं, ताकि ऊपर वाले दो ऑर्बिटल को मैक्सिमम टाइम तक खाली रखना चाहेंगे। इसलिए तीन इलेक्ट्रॉन के आने में कोई पेयरिंग नहीं होती, पर चौथा इलेक्ट्रॉन होगा उसके सामने ऑप्शन है कि ऊपर जाए, इन dx2y2 में जाए, या इन्हीं के साथ पेयर अप हो जाए। ऐसा कब होगा, अगर मान लो आने वाला लिगेंड स्ट्रॉन्गर है तो वो ज्यादा अंदर तक चला जाएगा मेटल के। अगर वो ज्यादा अंदर तक चला जाएगा तो रिपल्शन भी ज्यादा करेगा, ऐसे में उसके इलेक्ट्रॉन को इधर उधर भागना पड़ेगा, जो dx2y2 में पड़े हुए या dz स्क्वायर में पड़े हुए, वो जगह खाली करने के लिए। मतलब खाली जगह का मतलब वो इलेक्ट्रॉन विल बी पेयर्ड समवेयर एल्स, तो पेयरिंग हो गई। लेकिन अगर ये वीक लिगेंड होता है जिसका अपना फील्ड ही बड़ा वीक है, तो वो आ भी जाए तो क्यों वो हुम्स रूल के अगेंस्ट पेयरिंग करेगा, वो कहेगा इससे तो रिपल्शन तो बहुत कम हो रहा है। अब जब एक इलेक्ट्रॉन पेयर अप होगा रिपल्शन तो तब भी होता है, तो आने वाले लिगेंड से अगर उसका रिपल्शन ज्यादा नहीं है, इट विल स्टे देयर, वो पेयर अप नहीं होना चाहेगा। तो ये लिगेंड का फील्ड है जो कंपेल कर रहा है पेयरिंग को। अगर लिगेंड स्ट्रॉन्गर है या मेटल पर हाई चार्ज है, मेटल पर हाई चार्ज है, इसका मतलब वो लिगेंड को ज्यादा खींचेगा अपनी तरफ, और जितना वो लिगेंड मेटल के अंदर चला जाएगा, पास चला जाएगा, उतना ही वो उसके इलेक्ट्रॉन से रिपेल भी ज्यादा होगा। अगर वो रिपेल ज्यादा होगा तो मेटल क्या करेगा, उस रास्ते के इलेक्ट्रॉन को कहीं और भेजेगा, मतलब किसी दूसरे ऑर्बिटल में जाके पेयरिंग करवा देगा। लेकिन अगर वीक लिगेंड है वो बाहर ही रुक जाएगा, या मेटल उसको ज्यादा खींच नहीं रहा है लिगेंड को, तो लिगेंड बाहर ही रहेगा, उसका फील्ड वीक है, तो ठीक है वो इलेक्ट्रॉन वहीं पड़े रहेंगे, थोड़ा बहुत रिपल्शन ही होगा ना। ये थ्योरी क्लियरली बताती है कि वीक लिगेंड होने पर या स्ट्रॉन्ग लिगेंड होने पर ऐसा डिफरेंस क्यों होता है। और ये जो डी ऑर्बिटल नॉन डिजेनरेट हो गए, अलग अलग एनर्जी वाले हो गए, यहाँ पर जंप होता है इस इलेक्ट्रॉन का। ये इलेक्ट्रॉन अगर जंप करके इन खाली ऑर्बिटल में चला जाए तो उसके लिए व्हाइट लाइट की कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे। तुम्हें पता है विजिबल लाइट में से कुछ भी वेवलेंथ मिसिंग हो जाए तो बची हुई लाइट में कलर आ जाता है, तो इसीलिए उस कॉम्प्लेक्स में कलर आएगा। अब ये कौन सी वेवलेंथ वाली लाइट एब्जॉर्ब करेगा, ये डिपेंड कर रहा है ना कि इन दोनों के बीच में एनर्जी का डिफरेंस क्या था। जितना गैप ज्यादा होगा इन दोनों ऑर्बिटल के बीच में, उतना ही वो इलेक्ट्रॉन जंप करने के लिए ज्यादा एनर्जी वाली वेवलेंथ एब्जॉर्ब करेगा, और उसी के अकॉर्डिंग बची हुई लाइट का कलर होगा। तो क्यों लिगेंड चेंज होने पर कलर चेंज हो जाता है, और कलर हम प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं। इवन जो कलर हमें नजर आ रहा है उससे हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इसने कौन सी वेवलेंथ एब्जॉर्ब की होगी, ज्यादा एनर्जी वाली या कम एनर्जी वाली। इवन लिगेंड की स्ट्रेंथ इससे कंपेयर हो जाती है। तो ये सब नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, इसके मेन पोस्टुलेट को समझ में आ गए होंगे, इसकी जाके एक बार रीडिंग लगाना, क्योंकि ये थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरीज में से है और थोड़ी सी टिपिकल भी है समझने में। हाँ, ये सब नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी मैं, पर हाँ अभी के लिए बता देती हूँ। जैसे ये 5 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये जंप हुआ 2 में,
अब ये जंप किस पे डिपेंड करेगा? लिगेंड की स्ट्रेंथ पे, पर अलग अलग एनर्जी वाले हो गए। ये dz² है, dx2y2 है। ये अप्रोचिंग लिगेंड से रिपेल हो रहे हैं, रिपल्शन से एनर्जी बढ़ती है, तो अब इनके इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ आ गए। अब ऐसा अगर पड़ा हुआ है और अगर विजिबल लाइट इस पे गिरती है तो जैसे एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन जाता है ना, तो एनर्जी एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब किससे करेगा? विजिबल लाइट से। और विजिबल लाइट से एक कलर मिसिंग हो तो बची हुई लाइट का कॉम्प्लीमेंट्री कलर होता है। अब कौन सी लाइट एब्जॉर्ब करेगा डिपेंड कर रहा है ना इन दोनों ऑर्बिटल के बीच में एनर्जी का डिफरेंस कितना है। और एनर्जी का डिफरेंस ज्यादा कब होगा? जब आने वाला लिगेंड बहुत स्ट्रॉन्गर होगा। जितना स्ट्रॉन्गर लिगेंड उतना ज्यादा रिपल्शन, जितना रिपल्शन ज्यादा उतना इसकी एनर्जी रेज हो जाएगी। और इस हाई एनर्जी डिफरेंस की वजह से ये इलेक्ट्रॉन जंप करता रहेगा। पर अगर इलेक्ट्रॉन ही ना हो तो कलर भी नहीं होगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन ही नहीं होते तो कलर ही नहीं होता। तो ऐसे कॉम्प्लेक्सेस कलरलेस होते हैं जिनमें D0 कॉन्फ़िगरेशन। और अगर ये D10 हो, सारे भरे हुए हो, तब भी कोई जंप नहीं होगा। खाली ऑर्बिटल होता तब जंप करके जाता ना। तो D10 कॉन्फ़िगरेशन वाले भी जनरली कलरलेस होते हैं, D0 वाले भी कलरलेस होते हैं, बाकी सब में कलर होता है, वो इसी जंप की वजह से। बहुत इंटरेस्टिंग थ्योरी है ये, पर थोड़ा ध्यान से समझने वाली। तो अगली क्लास में यही थ्योरी कंटिन्यू करेंगे। आज मैंने थोड़ा ओवरव्यू तुम्हें इसलिए बताया कि जाके उसको एक बार रीडिंग करना। लिखने की जरूरत नहीं, आज की थ्योरी कुछ नहीं लिखना, नेक्स्ट क्लास में लिखना, पिछला भी नहीं लिखना, शुरू से करवाऊंगी मैं। इस थ्योरी का एक व्यू देना जरूरी था, पर रीडिंग जरूर लगा के आना नेक्स्ट क्लास में। और इसके क्वेश्चंस कर लेना, हाइब्रिडाइजेशन तक के सारे क्वेश्चन। आई थिंक कितने क्वेश्चन तक के आएंगे? फर्स्ट आई थिंक 70 तक तो कर ही सकते हो तुम। फर्स्ट 90 क्वेश्चंस, यस बिल्कुल। फर्स्ट 94 तक कर सकते हो। तो फर्स्ट 94 क्वेश्चन प्लीज ट्राई कर लें। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। और इस बार तो क्योंकि तुम्हारा पी ब्लॉक हटा दिया है तो और भी इंपॉर्टेंट हो गया। पहले ही था, अभी भी है इंपॉर्टेंट। पी ब्लॉक मतलब कंपटीशन में आएगा, यही जो मैंने अभी बताया ना तुम्हें, बॉन्डिंग वाला पार्ट, इसी तरह के क्वेश्चन आने वाले हैं। रिएक्शन बेस्ड बहुत ही कम चांसेस है। हाँ जी, ऑनलाइन कुछ पूछना है? पूछना तुम लोगों का भी होता ही नहीं है कुछ भी, सब कुछ आता है। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ बोलो। मैम वैसे मैम लिगेंड एक्सिस के बीच में से भी तो अटैक कर सकता है। एक्सिस के बीच में से कर सकता है अगर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री हो। ये हम मानते हैं कि जैसे एक क्यूब के सेंटर में अगर मेटल है तो ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस सामने वाले और ऊपर से ही ऐसे ही अप्रोच करेगा। ये थ्योरी में ये माना गया है, हाइब्रिडाइजेशन में भी तो ये माना गया था, एक्स वाई और जेड एक्सिस से अप्रोच करते हैं लिगेंड, तभी तो dx2y2 और dz² को यूज किया। बीच में से करता अगर टेट्राहेड्रल होता, वो मैं बताऊंगी अगली क्लास में, क्लियर हो जाएगा। किसी ने क्वेश्चन तो नहीं भेजा हुआ?